साथियों, आज का दिन जैसे प्रस्तावना में बताया गया, हम यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस के लिए के अवसर पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे अभी भी मनोज जी ने बोला कि इस बोकारो स्टील सिटी में बहुत सारी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 जगह से मुझे भी इनविटेशन था और हर जगह जहाँ भी आप जाइएगा एक ही तरह की परिपाटी है। आदमकद स्टैचू है, फोटो है, माल्यार्पण करिए, कब पैदा हुए, क्या क्या किए, ये सब करिए, जय जयकार करिए। और साथ में एक चीज़ मनोज जी भूल गए, वहाँ भोजन की भी व्यवस्था है ना। तो आज हम लोग जो जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, कम लोग हैं, वहाँ जाइए, वहाँ भीड़ अच्छा खासा है, ठीक है। तो जो अवसर है वो परिनिर्वाण दिवस वाला अवसर है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निजीकरण की। बड़ा किसी को भी बोलिएगा बड़ा अजीब सा लगेगा। किसी को प्रोग्राम में बुलाइए कि आज हम इस अवसर पर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आपको बोलना है निजीकरण, उसके दुष्परिणाम और संवैधानिक उपचार। बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इस अजीब सा जो लगेगा, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस बैनर तले यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये जो बाम सेफ और उसकी जो मूल निवासी संघ, उसकी जो दूसरी जो शाखा है, इसका उद्देश्य क्या था? जब बाम सेफ का निर्माण हुआ, उसके जो लोग थे जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, उनका यही उद्देश्य था कि हमें या बाम सेफ को वी शुड वर्क लाइक द माइंड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। अभी जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हो रहे हैं सबको मालूम है किस तरह की कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज हम यहाँ किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वी आर द माइंड, हम सोसाइटी का माइंड है। वी आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय द सोसाइटी, वी विल हैव टू गाइड द सोसाइटी। हमें सोसाइटी को गाइड करना है, समाज को गाइड करना है कि हमको कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं सब्जेक्ट पे काफ़ी लोग बोल चुके हैं तो उसको भी बहुत संक्षिप्त रखूंगा। उस विषय पे आने से पहले 1853 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, जब काका नहीं 53 में 1953 में काका कालेलकर समिति बनी थी। काका कालेलकर उनसे मिलने गए थे, आप सबको मालूम है। वो जो समिति बनाई गई थी ओबीसी के लिए, बाबा साहब ने बोला कि अगर पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है तो इनके अंदर बड़े लोग पैदा करो। ये अंबेडकर ने बोला था काका कालेलकर के सामने। काका कालेलकर ने बोला बड़े लोग मतलब? तब उन्होंने बोला बड़े लोग मतलब जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर हों, उस समाज का कोई बिगाड़ नहीं सकता। उस समय की बात है। और अभी बोकारो के अंदर देख लीजिए, बोकारो के अंदर सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों इंजीनियर, सैकड़ों वकील, और हमारा समाज कहाँ है? उसके बाद मनोज जी ने बोला 3 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को बोलते हैं। कहाँ? आगरा में। हर बार हम लोग बोलते हैं।
अपने आप को लानत भेजते हैं, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया। ये 3 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर ये बोलने के लिए मजबूर होते हैं। नानक चंद रत्तू का लिखा हुआ एक किताब है, लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उसमें एक कोट किया हूँ मैं यहाँ पे, पेज नंबर 83 भी लिखा हुआ है। चूँकि आज ये जिस अवसर पे हम इकट्ठा हैं तो ये सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, आप लोग नहीं जानते कौन सी चीज़ मुझे व्यथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है। व्यथित कर देती है, उदास बना देती है। मेरे मन की पहली चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया हूँ। मिशन अधूरा है। ये आखिरी के कुछ वर्षों में उन्होंने नानक चंद रत्तू को कहा था। उन्हीं के शब्दों में, मैं अब बीमारी के कारण लगभग अपंग और अवसन्न सा हूँ। मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ उसका उपयोग उन थोड़े से लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने अपनी धोखेबाजी की करतूतों से और अपने दबे कुचले भाइयों के लिए कोई हमदर्दी न रखकर स्वयं को निकम्मा और नाकारा साबित कर दिया है। निकम्मा और नाकारा हम लोग। वे तो मेरी कल्पना से भी आगे निकल गए। हमारी तारीफ हो रही है। वे तो हमारी कल्पना से भी आगे निकल गए। वे सिर्फ अपने लिए और अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए ही जीते हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में, वे अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग। अब आइए आज का सब्जेक्ट। बहुत कुछ बोला गया। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और इतिहास की बातें नहीं करेंगे। कुछ समय से हम लोग इतिहास की बातें कर रहे थे। हम 1947 से बात करते हैं। सर ने बताया, मैथो सर ने, कि दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। हमने कौन सा अडॉप्ट किया? हमने ना कैपिटलिज्म को नहीं लिया, सोशलिस्ट वाला भी नहीं लिया पूरी तरह से, हमने मिक्स्ड वाला लिया। अब जब मिक्स्ड लेते हैं तो उसमें बहुत सारा घपला रहता है, ना तो प्योर इधर ना प्योर उधर। वो आज की स्थिति का आकलन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम शुरू से किस रास्ते पे चल रहे थे। हमारा जो देश है विविधताओं से भरा हुआ है। कहा जाता है ना, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, बेरोजगारी चरम पे थी, गरीबी चरम पे थी, क्षेत्रवाद प्रबल था। 600 करीब अलग अलग स्टेट्स, क्योंकि राजनीतिक रूप से जरूर अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन वो एक समझौता था अंग्रेज़ों के साथ। वो जिस रूप में अपने देश को, भारत को हम अपने इस स्वरूप में देखते हैं वैसा नहीं था। वो अलग अलग तरह, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग छोटे छोटे जो रियासतें थी, उनके राजाओं के साथ उनके टीटी या समझौते थे और शासन उनका अपना चलता था। तो ये बहुत सारी चुनौतियां थी देश के सामने। उसमें जो अडॉप्ट किया गया, रसिया से उन्होंने आइडिया लिया और पंचवर्षीय योजनाएं चली। आप सबको मालूम, हम लोग पढ़े भी हैं पंचवर्षीय योजनाएं। और इन पंचवर्षीय योजनाओं में जो नींव पड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, पीएसयूज की। और पहले पंचवर्षीय योजना में 5 पीएसयूज बने, और सेकंड जो दूसरा था पंचवर्षीय योजना, उसमें आपका इंडियन ऑयल से लेके सेल और भारी उद्योग और बहुत सारे चीज़ें, भेल वगैरह का निर्माण हुआ। और इसे क्या कहा गया? ये जो पीएसयूज हैं उनको क्या नाम दिया गया? आधुनिक भारत के मंदिर।
ये आधुनिक भारत के मंदिर पीएसयूज हैं। अब पुराने मंदिर जहाँ पे शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, अब ये आधुनिक भारत के मंदिर बन रहे हैं और देश बढ़ रहा है निजीकरण की तरफ। सार यही आ जाता है, मंदिर में प्रवेश वर्जित था, अब यहाँ पे आप घुस गए हो, अब यहाँ से भी निकलेंगे, है ना। तो ये आधुनिक भारत के मंदिर थे जो अब इन मंदिरों में अब पुजारियों को बैठाया जा रहा है, ठीक ना। वही मतलब हुआ ना निजीकरण का मतलब, निजी हाथों में ये केन प्रकारण कैसी तरह से दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। 1947 से 1955 के बीच में 360 बैंक बैठ गए। उसके बाद शुरू होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये एक बड़ी घटना थी इतिहास में, क्रांतिकारी कदम बताया जाता है इसको। और 14 जुलाई 1969 को आपका 14 बैंकों का सरकारीकरण किया गया। 1955 में आपका जो इंपीरियल बैंक, आज किस नाम से जानते हैं हम लोग, एसबीआई के नाम पे, ये 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रस्तावना में विक्रांत जी ने बोला था एलपीजी, जिसको विस्तार से महतो सर ने बोला था एलपीजी क्या है, उसको भी हम हटा देते हैं। 1991 में देश की हालत कैसी हो गई थी, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो करीब 2 हफ्ते का सिर्फ बचा था। ये बहुत बड़ी घटना थी। ये जो रिसेशन था, बहुत बड़ा रिसेशन था 1991 में, जिस समय आपके मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। शुरू तो पहले से ही हो गया था, लेकिन ये राजीव गांधी से लेके बाद में चंद्रशेखर भी हुए, फिर ये नरसिम्हा राव आए, और जो डेब्ट था बाहर, जो हमारा जो कर्ज था पूरे जीडीपी का 23%, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसी दौरान आप सबको याद होगा, आप सुना होगा आपने कि 67 टन सोना गिरवी रखा गया। 67 टन सोना गिरवी रखा गया। निजीकरण क्यों हो रहा है, किस नाम पे हो रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं है, यही तो बोला जाता है। पैसा क्यों चाहिए? विकास के लिए। कहा जाता है कि 3 तरह से सरकार पैसा इकट्ठा करती है, बेग, बारो एंड स्टील। बेग मतलब मांगना, टैक्स दीजिए, अलग अलग तरीके से जनता से वसूला जाता है। बारो, आप कर्ज लीजिए, और स्टील, चोरी करिए। सरकार चोरी तो नहीं करेगी, क्या करेगी? बेचिए, जहां से बेच सकते हो, निकाल सकते हो निकालिए, पैसा चाहिए। लक्ष्य क्या है? 1.75 लाख करोड़ सरकार को चाहिए। किस चीज के लिए? विकास के लिए। किसके विकास के लिए? आपके विकास के लिए। और हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि निजीकरण हमारे हित में नहीं है। समाधान, समस्याएं तो हो गई, समाधान भी बताना पड़ेगा। क्या समाधान है? निजी क्षेत्रों में आरक्षण, यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण उसमें दो हमको। मतलब इसको दूसरे तरीके से देते तो ठीक है, निजीकरण से हमको कोई हाँ ऐतराज नहीं है। मतलब निजीकरण का इनडायरेक्ट हम समर्थन कर रहे हैं, ठीक है करो, लेकिन हमको उसमें भी आरक्षण दो। यही हुआ ना? क्यों?
सीधे क्यों नहीं बोलते निजीकरण नहीं चाहिए? हमारे यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है ना, एक नरम एक गरम। जो नरम है वो ज़्यादा खतरनाक है। शुरू से किसकी सरकार चल रही है? उधर से मार खा के इधर, इधर से मार खा के उधर। उम्मीदें क्या है? उधर से लग रही हैं। घरों में जब इस तरह से वित्तीय संकट आता है, या आप ऐसे सोचिए, पूरे देश को ऐसे एक परिवार की तरह सोचिए, जिस घर में सिर्फ एक कमाने वाला है उसमें तो इस तरह के संकट आने ही आने हैं। अगर एक परिवार में, संयुक्त परिवार में 20 लोग हैं और एक ही व्यक्ति कमाने वाला है तो ये संकट आना ही आना है। और उसी में 4-5 भाई है, सब कमा रहे हैं तो संकट नहीं आता है। ठीक है। और ये भी याद रखिए, याद होगा, सबके घरों में होता है, जो भी पैसा आता था हमने कहाँ कहाँ रखते थे? बैंक में रखे हैं, कुछ पर्स में रखे हैं, कुछ किताब में छुपा के रखे हैं, कुछ किचन में क्या होता है, चावल के उसमें, किसी और बर्तन में, ऐसे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अभी 1-2 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ रहा था, आप सबको मालूम होगा हंगर इंडेक्स, आप सबको मालूम है कौन सी पोजीशन पे हम लोग। स्थिति की बात कह रहा हूँ, ये जो शुरू से आपने जो आर्थिक रणनीति जो बनाई है उसका परिणाम आज आपको सामने है। इस देश की 73% जो एसेट्स हैं वो 1% लोगों के पास है। आज़ाद हुआ हमारा देश, हम बोलते हैं हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की, और उसमें मिश्रित में कितना हमारा कैपिटलिज्म था, कितना सोशलिस्ट पार्ट था, वो हमें नहीं मालूम। और स्थिति आज ये आ गई है कि जो आधुनिक भारत के मंदिर हैं वो अब बिक रहे हैं। तो साथियों, सीधी सी बात है, मनोज जी ने बोला, जो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल अत्याचार की बात कहते हैं, वो सामाजिक अत्याचार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमें सामाजिक रूप से जागरूक होना होगा, इस विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, अपने लोगों को जोड़ना होगा, और इस देश की पूरी व्यवस्था को, जो बाबा साहब का सपना था व्यवस्था परिवर्तन,